क्लास 41 मैथ्स कनेक्शन। तो ये हमारी क्लास नंबर 41 है और इस क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम बोले पूरा एक ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत गहरा ब्रांच है मैथ्स का। लेकिन अभी हम लोग जैसे 6 to 8 को कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसी पे ध्यान देंगे, लेकिन हमारा फोकस या फिर हमारा एक ध्यान 9, 10 और उससे आगे भी रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, तो इस क्लास से हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो हमारे पास है मैथ्स कनेक्शन, मैथ्स कनेक्शन क्लास 41, और हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले क्लास 1 से देखेंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्लास 1 से 40 तक हमने अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट किया था। अरिथमेटिक के बारे में हमने पढ़ा था, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जब हमने शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था डिजिट से। अरिथमेटिक में सबसे पहले तो हमने बांटा था बेसिक अरिथमेटिक, इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और एडवांस्ड अरिथमेटिक। बेसिक अरिथमेटिक में हमने सब ग्रुप 1 रखा था इंटीजर्स। उसमें हमने डिजिट्स के बारे में देखा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कम्यूटेटिविटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिकल साइंस देखा। ये सब अलजेब्रा में कनेक्ट होंगे, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अरिथमेटिकल साइंस के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था वो था ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। उसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा, उसका फॉर्मूला देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी उसी में हमने देखे थे। फिर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के बाद हमने उसका फॉर्मूला देखा। फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, तो ब्रैकेट्स के साथ इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद फिर हमने देखा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में हमने फॉर्मूला देखा, ए डिवाइडेड बी को ए बाई बी भी लिख सकते हैं, हमें साइन का ध्यान रखना था। और थोड़ा बहुत हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हम लोग आगे गए और आगे हमने देखा अपना सब ग्रुप 2, जो कि है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में हमने देखा कंप्लीटली डिविजिबल या एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है, किसे कहते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देखे क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स देखा और कंपोजिट नंबर्स देखा, ये हमने बात की। फिर उसके बाद हम और आगे गए और आगे हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में देखा। कॉमन फैक्टर्स के बारे में देखने के बाद हमने को प्राइम नंबर्स भी देखे। उसके बाद एच सी एफ जीसीडी देखा। हम लोग अभी एच सी एफ बोलेंगे, एक ही होता है। पहले हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर ट्री मेथड देखा और डिवीजन मेथड देखा। जब हमने डिवीजन मेथड देख लिया तो फिर हमने एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से। वैसे डिवीजन मेथड से हम कम यूज करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा यूज करते हैं एचसीएफ के केस में। उसके बाद फिर हमने मल्टीपल्स देखा, कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो सब ग्रुप 3 हमारे पास आया था वो आया था डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने यूनिट डिजिट देखा, डिविजिबिलिटी बाई 2, 5 और 10 बेसिकली हमने किया। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट अरिथमेटिक था, जिसमें हमने सबसे पहला सब ग्रुप देखा फ्रैक्शंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन देखा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्जन, इसका रिवर्स मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने देखे। कैंसिलेशन ऑफ जीरो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमने देखा। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में हमने देखा। लाइक फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना सीखा, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना सीखा लाइक फ्रैक्शंस में, जो हमें मदद किया था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में। उसमें हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ब्रैकेट्स देखा, और ब्रैकेट्स में सिंप्लीफिकेशन हमने देखा, जैसे हमने इंटीजर्स के केस में देखा था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हमने देखा, और एक ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा। ऑफ मतलब इनटू होता है, जब हम लोग इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन देखा, जिसकी मदद से हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमारे पास सब ग्रुप 2 डेसिमल्स था। डेसिमल्स में हमने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर देखा। डेसिमल नंबर में हमने होल नंबर पार्ट देखा और डेसिमल पार्ट देखा क्या होता है। फिर डेसिमल प्लेसेस हमने देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उसके बाद करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये सब हमने देखा। डेसिमल्स और नंबर लाइन हमने देखा। फिर हमने डेसिमल से फ्रैक्शंस ये सीखा, और फ्रैक्शन से डेसिमल्स इसको सीखा। फिर हमने लाइक एंड अनलाइक डेसिमल सीखा। हमने अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने सीखा, जैसे हमने फ्रैक्शन में सीखा था। और ये भी हमें ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स में मदद किया था, वही फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो है अलजेब्रा में भी यूज होगा। तो हम सब कनेक्ट करेंगे इस क्लास में।
तो यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स वाले थोड़े से क्वेश्चन किए थे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम था। और फिर हमने डिवीजन देखा। इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का अगला सब ग्रुप था सब ग्रुप 3 रेशियो, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशियो देखा। रेशियो से फ्रैक्शन, उसका रिवर्स फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से डेसिमल, उसका रिवर्स डेसिमल से रेशियो। फिर हमने इक्विवेलेंट रेशियो और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो देखा। रेशियो वैल्यू और रियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू ये क्या होती है वो हमने देखा। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू देखा, कैसे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ अ नंबर इन अ गिवन रेशियो, तो एक गिवन रेशियो उसमें एक नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हमने वो देखा। उसके बाद हमारे पास सब ग्रुप 4 था परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फिर से कन्वर्जन्स हमने देखे, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल्स, डेसिमल से परसेंटेज, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, और ऑफ का कॉन्सेप्ट। जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा था वो हमने परसेंटेज में भी देखा। और भी टॉपिक्स थे तो हमने पहले ही कहा है कि हम कुछ टॉपिक्स लीव कर रहे हैं। फिर इसी के साथ हमने अपनी इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरी की थी और हमने शुरू किया था एडवांस्ड अरिथमेटिक। एडवांस अरिथमेटिक में हमारा सब ग्रुप 1 रैशनल नंबर था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 7th और 8th में कनेक्ट होता है। 9th में फिर हमें इरेशनल पढ़ना पड़ता है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रैशनल के तो हर जगह यूज होते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th हर जगह। तो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा रैशनल नंबर का। फिर हमने पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है वो हमने देखा। रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म देखा रैशनल नंबर्स का। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स हमने देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखा। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर देखा, डिवीजन हमने देखा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हम लोग अलजेब्रा में भी देखेंगे समय पर। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये सब जो कॉन्सेप्ट थे वो पहले फ्रैक्शंस में पढ़ लिए थे, तो हम इसमें थोड़ा अच्छे से आगे बढ़े थे, थोड़ा जल्दी आगे बढ़े थे। इसमें और भी बहुत टॉपिक्स होते हैं जो हमने लीव किया था, क्योंकि हमारा मेन एम अभी कनेक्शन पर है। उसके बाद सब ग्रुप 2 हमारे पास है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर्स देखा, उसका मीनिंग और रिप्रेजेंटेशन देखा। जनरली स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 करते हैं, पर हमने देखा वहां पर जो एक्सपोनेंट है वो बताता है बेस को कितनी बार इंटू करे, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब एक तरह से पावर्स में ही आ जाते हैं। तो मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स देखा, स्क्वायर रूट्स का जनरल इन्फॉर्मेशन, उसका मीनिंग हमने देखा, वो रिवर्स होता है स्क्वायर का, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा। फिर हमने देखा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से दो दो का पेयर होता है, कैसे एक नंबर रूट के बाहर आता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स, ये हमने कुछ डेसिमल्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया था, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। उसमें हमने क्यूब्स देखा, उसके मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन देखा। क्यूब रूट्स हमने देखा, फाइंडिंग क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट निगेटिव का होता है, लेकिन स्क्वायर रूट निगेटिव का नहीं होता है रियल नंबर्स में। तो ये सब कुछ बातें हमने की। फिर क्यूब रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स, ये हमने देखा। डेसिमल से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, पर अभी हमने वो लीव किया था। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो सब ग्रुप था एडवांस अरिथमेटिक का, वो हमारे पास है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और इसमें हमने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे। तो बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, कि जैसे हमने एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट किए थे, वेरिएबल्स वगैरह थोड़ा बहुत जाना था। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, कुछ नॉर्मल बातें हमने की, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा जाना जो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में हमने देखा। प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये हमने देखा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा, जिसमें हमने 6 लॉज पढ़े थे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल हमने देखा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल में सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में देखा। फिर मिसलेनियस एग्जांपल्स यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे जिसमें हम लोग को बेस सेम करना है। शुरू में हमें लगता है कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज या लॉ यूज नहीं होगा, लेकिन हमें बेस सेम करना है, तो फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर लॉ यूज हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ होल नंबर्स या डेसिमल्स इनटू डेसिमल्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन था, उसमें सबसे पहले हमने जो हमें 7th में कनेक्ट करना था कि वहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव होती है, तो हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स देखे। फिर हमने कन्वर्जन देखा होल नंबर्स और डेसिमल्स का 10 की पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले जो हमें 7th में कनेक्ट करना था 10 की पावर पॉजिटिव, वो हमने देखा। फिर जब हमने 8th में कनेक्ट किए थे इसी चैप्टर को, तो हमने देखा था निगेटिव एक्सपोनेंट्स को कैसे हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स बना सकते हैं। थोड़ा उसमें शुरुआत में कंफ्यूजन होता है रेसिप्रोकल में और इक्वल नंबर्स में, पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि अगर हमें इक्वल करना है तो वहाँ पर हमारा साइन भी चेंज होगा एक्सपोनेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेसिप्रोकल विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, फिर हमने जैसे पहले रेसिप्रोकल विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट सीखा था, हमने रेसिप्रोकल देखा नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। उसके बाद a बाई बी होल टू द पावर -m, तो अगर हम लोग बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है वो
चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस। फिर हमने देखा था कि अगर LHS RHS में हमारे पास सेम बेस है तो पावर भी सेम होगी, और अगर सेम पावर है तो बेस भी सेम होगा। ये कुछ बातें हमने की थी। फिर हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, मतलब जो हमने 7th में साइंटिफिक नोटेशन देखा था 10 की पॉजिटिव पावर, यहाँ पर हमने 8th में कनेक्ट किया था 10 की निगेटिव पावर। तो इसी के साथ हमने अपना अरिथमेटिक ब्रांच पूरा किया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा में हम लोग शुरू करेंगे बेसिक एल्जेब्रा। जैसे हमने अरिथमेटिक में शुरू किया था बेसिक अरिथमेटिक, तो हम लोग शुरू करेंगे बेसिक एल्जेब्रा। और डिफरेंट सब ग्रुप्स में जैसे हमने बांटा था अरिथमेटिक को, उसी तरह हम लोग इसको भी डिफरेंट सब ग्रुप्स में बांटेंगे। तो हमारे पास है बेसिक एल्जेब्रा। बेसिक एल्जेब्रा में सबसे पहले हमारे पास है सब ग्रुप 1। सब ग्रुप 1 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस। तो कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे और प्लस माइनस करना सीखेंगे। फंडामेंटल्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हम क्लास 1 से ही कंटिन्यू करेंगे। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन रीडिंग, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन रीडिंग, ऐसे करके आप हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा। हम लोग बेस क्या रखेंगे, तो हमेशा की तरह हम लोग अभी एनसीईआरटी ओल्ड बेस रखेंगे। तो जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है उसको, एनसीईआरटी जो न्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अब वही है तो उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पर अभी मैं बेस थोड़ा ओल्ड रख रहा हूँ। हम लोग एनसीईआरटी ओल्ड को ही अपना बेस रखेंगे जो हमने क्लास 1 से रखी है। तो उसके टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, और भी कुछ बातें करेंगे, पर मेनली हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो एनसीईआरटी ओल्ड को हम अपना बेस रखेंगे, पर अलग अलग जगह से भी क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा लेवल क्या रहेगा, तो हमेशा की तरह अभी 6 to 8 ही हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा लेवल 6 to 8 रहेगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पर मेन जो हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम इस लेवल से हम लोग देखेंगे। और बहुत अधिक गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप ब्रांच है। 12th के बाद और उसके भी बाद जितना आप रिसर्च में जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, ये बहुत बड़ी फील्ड है मैथ्स की। तो एलजेब्रा में बहुत सारी बातें हैं। तो एलजेब्रा में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट्स है। पर जैसे हमने अरिथमेटिक में भी देखा था कि हम कनेक्शन पर अधिक फोकस कर रहे थे, तो हम लोग एलजेब्रा में भी कुछ कुछ टॉपिक्स लीव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में मैथ्स कन्वर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 6 में अगर आप देखिएगा तो जब इंट्रोडक्शन हो एलजेब्रा का, तो एक्सप्रेशन जैसे 5 added to 6 तो 5 + 6, वैसे 5 added to x तो 5 + x, ऐसे एक्सप्रेशन जो इंग्लिश में होते हैं उसको हम लोग को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप 9th 10th की किताब उठा के देखिएगा, 7th 8th 6th के भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आगे की क्लासेस में तो इंग्लिश में बहुत बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मैथ्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी हम लोग उसको लीव कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा अभी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें, मतलब डायरेक्ट हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे या फिर इक्वेशंस होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे समय के संग हम लोग सीखेंगे उनको भी, इंग्लिश या मैथ्स। बाकी आप इंग्लिश या मैथ्स करते जाइएगा। एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स इंग्लिश में दिए रहते हैं जिन्हें हमें मैथ्स में कन्वर्ट करना होता है। ये टॉपिक अभी हम लीव कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें अगर अभी शुरुआत में आपके समझ में ना आए या पूरी तरह ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह आपको ना समझा पाऊँ, ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओके। तो अगर कुछ समझ में ना आए या मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ, तो आपको थोड़ा फिर भी पेशेंस रखना है। फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ बेसिक बातें तो 6 to 8 लेवल की हम लोग कर पाए, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कनेक्ट करके आगे बढ़ पाए। तो हम पेशेंस रखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, वैसे ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। पर एक छोटा सा है, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ कुछ अब आपको टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें। ओके। जैसे HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते थे, प्राइम नंबर्स क्या होते थे, वैसे आप कुछ कुछ नई बातें आप लोग को सीखेंगे। तो एक छोटा सा टर्म आता है एल्जेब्रिक नंबर्स। ओके। तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। मैंने सोचा एक बार ये थोड़ा सा हम लोग इसको सीखें, एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं। एल्जेब्रिक नंबर्स मतलब एल्जेब्रा से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अरिथमेटिक से अलजेब्रा फिर हम लोग पढ़ते हैं। पहले अरिथमेटिक पढ़ाया जाता है क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 ऐसे कि सिर्फ अरिथमेटिक, सिर्फ नंबर्स, जैसे हमने अरिथमेटिक किया ही है, ठीक है। फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर लाइन्स वगैरह। उसके बाद फिर अलजेब्रा शुरू होता है, तो अरिथमेटिक से ही कनेक्टेड होता है। तो जो हमारा अरिथमेटिक ब्रांच होता है ये बेस होता है मैथ्स का। स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है, नंबर्स, एडिशन, टेबल्स वगैरह। तो इसमें हम लोग नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो अलजेब्रा होता है जो इसके बाद सिखाया जाता है, उसमें भी हम लोग नंबर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अंतर क्या होता है इन दोनों में कि अरिथमेटिक में पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब, तो पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं 2, तो मेरे लिए भी ये 2 है, आपके लिए भी 2 है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके लिए भी ये 2 है, कोई और होगा। जैसे मैंने लिखा -5/7, मेरे लिए भी -5/7 है, आप भी इसको -5/7 ही बोलेगा, आप इसको 1 थोड़ी बोलिएगा, 1 तो ये नहीं है। अब कोई इसको 10 नहीं बोलेगा या -10, ये -5/7 है, अपनी एक वैल्यू रखता है। तो ये होता है एक पर्टिकुलर नंबर। हम लोग थोड़ा में समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वैसे वैसे और अच्छे से हमें समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर्स। और एक होता है जनरल नंबर्स। जनरल मतलब होता है कि जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट एक तरह से देखेंगे। जैसे मैंने बोला एक्स, तो अगर ये मेरे लिए भी एक्स है, आपके लिए भी एक्स है और उसके लिए भी एक्स है, लेकिन ये जब हम लोग इंग्लिश में बात करें, मैथ्स में बात करें, तो ये एक नंबर होता है, क्योंकि अलजेब्रा में ए बी सी डी एक्स वाई बहुत आएंगे, एक्स स्क्वायर वगैरह। तो इसमें एक नंबर होता है, ये है एक नंबर ही। पर मैं इसको 1 मान सकता हूँ, आप इसको 2 मान सकते हैं, कोई एक 3 मान सकते हैं। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कनेक्ट करिए, जो फॉर्मूलाज में हमने देखा था, एक्स का पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। तो कभी x हमने कुछ लिया था, m कुछ लिया था, n कुछ लिया था, फिर हमने फॉर्मूला लगाया था। वैसे ही मैं 1 मान लूँ, आप 2 मान लिए, कोई माइनस मान ले, कोई -2 मान ले, है ना, जो हमारे पास डोमेन होगा, मतलब जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है एक्स नेचुरल नंबर है कि एक्स रैशनल है, ओके। तो अलजेब्रा में हम लोग जनरल नंबर्स की बात करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई नंबर चुनूं 1, आप कोई चुन लीजिए 10, कोई और चुन लिया 100, ठीक है, तो हम लोग अलग अलग नंबर चुन सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो मैं 1 लिखा, आप कुछ लिखे 100, कोई लिखा 0, कोई लिखा -10, ओके। तो एक जनरल ले लेते हैं एक्स। अब जिसको जो मन है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एक्स जो भी होगा नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मेरा मन है 15, किसी का मन है 12, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये होता है जनरल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक नंबर्स होते क्या हैं। तो एल्जेब्रिक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका साइन रहता है उनके साथ, ठीक है, मतलब प्लस माइनस। अभी तक जो भी हमने अरिथमेटिकल नंबर्स पढ़े हैं उनको आप एल्जेब्रिक नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, पर उनका साइन भी होना चाहिए। 2 या तो सिर्फ 2 लिखिए, लेफ्ट में प्लस छुपा रहता है, हमने देखा है +2, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, -5/2, ठीक है, फिर +1/2। ये सब क्या है, एल्जेब्रिक नंबर्स जो साइन लेते हैं। साइन की एक वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब एक वैल्यू तो नहीं, पर साइन का कहना चाहिए कि इसकी एक मीनिंग होती है, मीनिंग ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो साइन की एक मीनिंग होती है कहाँ, जैसे जब हम लोग फिजिक्स वगैरह में देखते हैं कि गाड़ी की रफ्तार, वेलोसिटी कितनी है, तो माइनस में या प्लस में, तो प्लस एक डायरेक्शन है, माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो इन सब की एक वैल्यू होती है, एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी एक वैल्यू होती है, जैसे -2 और +2, ठीक है। तो ये जो माइनस प्लस है ये दिखाता क्या है, तो 2 तो दिखाता है कि 2 यूनिट, पर अगर नंबर लाइन में 2 यूनिट राइट में जा रहा है तो ये हो जाएगा +2, और वही दो ही यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ध्यान होगा तो डिस्टेंस 2 ही है, पर लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव लगा दिए। तो इनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है फिजिक्स वगैरह और भी साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, +2 -2 +1 -1 +3 -3, या रैशनल नंबर्स होते हैं +1/2 -3/4 -7/5, ये सब। फिर स्क्वायर रूट्स होते हैं, जैसे +√2 -√2, रूट के अंदर तो माइनस नहीं आएगा, पर -√2 हो सकता है, -√3 हो सकता है। तो ये सब जो होते हैं इन सबको एल्जेब्रिक नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई नंबर है x, पर x तो वेरिएबल है, उसमें तो कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, पर आगे आप देखिएगा कि कभी कभी x भी कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी एक ही वैल्यू होगी, कोई हमें नहीं पता, पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं,
तो x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा, क्वेश्चन में हम सॉल्व करके उसको बता सकते हैं। तो अगर ये x की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब एक ही वैल्यू, मेरे लिए भी कोई एक, आपके लिए भी कोई एक, किसी और के लिए भी कोई एक, ठीक है, कोई एक ही चुनना है हमें, अलग अलग वैल्यू हम लोग इसमें नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में आप देखिएगा, कभी कभी एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट भी माने जाते हैं, बाद में देखेंगे। पर अगर ये कॉन्स्टेंट है तो ये भी एल्जेब्रिक वैल्यू हो जाएगा, मतलब एल्जेब्रिक नंबर प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके। तो अगर फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जिनकी, उनमें साइन अगर लगा दे तो वो एल्जेब्रिक नंबर हो जाते हैं। तो ये सब जो अभी तक हमने अरिथमेटिक में देखा था, आपने देखा हमने फ्रैक्शंस किया, हमने डेसिमल्स किया, हमने रेशियो के बारे में देखा, फिर हमने ऑपरेशंस किए बहुत सारे, तो उन सब में जितने भी नंबर्स आ रहे थे प्लस माइनस के, वो सब एल्जेब्रिक नंबर भी कहलाते हैं। बस एक छोटा सा टर्म था। अब वैसे एल्जेब्रिक नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? तो अ रूट ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद इंटीजर और रैशनल कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, रूट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये सब अभी हम लोग नहीं जानेंगे। बस एक छोटा सा ध्यान रखेंगे, जिसमें प्लस माइनस के साइन हम लोग देखेंगे अभी 6 to 8 लेवल पर, तो वो क्या होंगे, एल्जेब्रिक नंबर्स होंगे। प्लस माइनस साइन का एक मीनिंग होता है, जो हम लोग फिजिक्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। फिजिक्स या साइंस में इन प्लस माइनस का मतलब होता है, जैसे वेलोसिटी में प्लस माइनस डायरेक्शन दिखाता है, प्लस है तो एक डायरेक्शन, माइनस है तो उसके अपोजिट, अगर हम इधर प्लस लिए तो माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक नंबर्स। अब अगर आप एल्जेब्रिक नंबर देखें तो उसमें दो चीज आपको दिखेगी, जैसे मैं लिखूं +2 एक एल्जेब्रिक नंबर है, तो एक तो आपको दिखेगा साइन, और एक दूसरी चीज भी आपको दिखेगी, जैसे मैंने लिखा -2 एल्जेब्रिक नंबर, तो आपको एक तो दिख रहा है साइन, एक आपको ये दूसरी चीज दिख रही है। देखिए -2 और +2 अगर सिर्फ 2 देखे तो सेम है, अंतर किसके कारण पड़ रहा है, साइन के कारण, ठीक है। तो अगर साइन को हटा दिया जाए तो जो हमारे पास डिजिट बचती है, जिसको डिजिट वैल्यू बोलते हैं, इसकी डिजिट वैल्यू क्या है, वो उसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जिसमें से एक नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो होता क्या है, एल्जेब्रिक नंबर से साइन हटाने पर, एल्जेब्रिक नंबर से साइन हटाने पर जो हमें मिलता है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसके कई सारे नाम होते हैं, कई बार इंग्लिश में या मैथ्स में नाम्स होते हैं तो उनसे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए इसके कितने नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, कई बार डिजिट वैल्यू भी बोल दी जाती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होती है, तो डिजिट वैल्यू ही होती है, मतलब जो एल्जेब्रिक नंबर होता है उसमें से साइन हटा दे तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसको हम लोग दिखाते हैं मॉड एक्स। अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, -2 +2 -5 +5, तो ऐसे दिखाते हैं, मतलब उसका मॉड्यूलस पूछा जा रहा है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बिना साइन के जो डिजिट होता है, मतलब एल्जेब्रिक नंबर में बिना साइन के जो डिजिट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल्जेब्रिक नंबर में बिना साइन के जो डिजिट होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए बोला गया है -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो हम लोग साइन हटाएंगे तो डिजिट 2 बची तो सिर्फ 2 लिखेंगे। वैसे ही +2 या 2, ठीक है, क्योंकि +2 को जनरली हम लोग 2 भी लिखते हैं सिर्फ, है ना, पर यहाँ पर प्लस है इसका साइन, ये एल्जेब्रिक नंबर है, प्लस बस लिखने पर साइन प्लस है उसका। तो +2 या 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, कि एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये मॉड का साइन होता है, ये आपको आगे ही पढ़ना है, इसके ग्राफ्स वगैरह पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप +2 लिख दीजिए या सिर्फ 2, तो इसकी डिजिट वैल्यू 2 है, तो ये हमेशा प्लस में ही आती है, एक तरह से आप सोच सकते हैं यहाँ पर प्लस ही है, ठीक है। पर प्लस और माइनस को अभी हम छोड़ दिए, तो ये जो हमारे पास बचा,
ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, डिजिट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। कई बार ऐसा ही बोला जाता है कि आंसर हमेशा प्लस आता है, तो कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस मान सकते हैं इसको। वैसे हमने सही देखे तो प्लस भी हटाया, माइनस भी हटाया, फिर जो बचा वो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, बिना साइन के लिखेंगे। वैसे ना, धीरे धीरे हम लोग मान लेंगे कि चलो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस बन गया। ओके, फिर जैसे -3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ, इसका और कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बहुत बेसिक में समझ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझे कि माइनस प्लस, माइनस साइन हट जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड में -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -4 का 4 होगा, -3/4, बस माइनस हटा दीजिए और बस लिख दीजिए 3/4, एटसेट्रा, ऐसे और भी होते हैं। तो ये सब हमारे होते हैं एब्सोल्यूट। तो हमने बहुत ही शॉर्ट में दो बातें देखी, एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस हमारे पास होता है, ठीक है, और ये इंटीजर्स, रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह यूज होगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें देखेंगे, है ना, और फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा, मैं आपको बोलूंगा यहाँ हमने ऐसा पढ़ा था, तो आप उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो हमारे पास है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। तो अरिथमेटिक में हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, 1 2 -1 -2, नंबर लाइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अरिथमेटिक में हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, और एल्जेब्रा में भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक में हम पर्टिकुलर नंबर्स को स्टडी करते हैं, जैसे हमने देखा था जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 2 3 -3 -4, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। -2 मेरे लिए भी -2, आपके लिए भी -2, -7 मेरे लिए भी -7, आपके लिए -7, 3 आपके लिए भी 3, मेरे लिए भी 3, ठीक है। तो इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और इन्हीं जो फिक्स वैल्यूज या इन्हीं नंबर्स को हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, नंबर्स ही होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यूज होती है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो नो फिक्स वैल्यूज, इनकी कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती है। अलग अलग क्वेश्चंस में ये अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम लोग इसके अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह में, ठीक है, जब चेक वगैरह हम लोग करते हैं तो हम लोग अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। जब फॉर्मूलाज वगैरह होता है तो उसमें आप कोई भी वैल्यू रखिएगा तो फॉर्मूला सही होगा, जैसे लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे हमने देखा था। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वे अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने वेरिएबल्स में फॉर्मूलाज देखा था, x⁴m इंटू x⁴n इज इक्वल टू x⁴m प्लस n। अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं तो इनकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, मतलब x की ऐसा नहीं हमेशा वैल्यू 2 ही हो। नेचुरल नंबर क्या पता 10 हो, 1 हो, 1000 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर इंटीजर से क्या पता -2 हो, -5 हो, ठीक है। तो इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है। अगर मैं पूछे यहाँ x है, x की वैल्यू क्या है पता नहीं, क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा, ठीक है, पर यहाँ -2 लिखा है तो वैल्यू -2 है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लेटर से, इंग्लिश के जैसे एक्स वाई जेड, फिर और भी लेटर्स होते हैं, जैसे ग्रीक के लेटर्स होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स हम लोग बोल सकते हैं, तो सिंबल्स से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स नहीं भी होते हैं, जैसे आपने सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr में पाई पढ़ा होगा, तो ये भी सिंबल है, पर ये 3.14 ऐसे चलता जाता है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास सिंबल है पर ये वेरिएबल नहीं, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स या लेटर्स की फिक्स्ड वैल्यू पता है हम लोग को, फिक्स्ड वैल्यू है, तब वो सिंबल्स नहीं, मतलब तब वो वेरिएबल्स नहीं, कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। पर इनकी अभी फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता है, अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जैसे अगर मैं लिखूं x+2, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे हम लोग अभी सब ग्रुप 1 में भी देखेंगे बहुत सारे एक्सप्रेशंस, पर इनके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, टर्म्स वगैरह और भी बहुत सारी बातें सब ग्रुप 2 में, वहां पर एक्सप्रेशंस हम लोग करेंगे। तो ये हमारे पास x+2 है। तो यहाँ पर जो 2 है वो मेरे लिए भी 2, आप इसका साइन प्लस लेके बोल लीजिए, +2, या सिर्फ 2 बोल लीजिए, मेरे लिए भी 2, आपके लिए भी 2। लेकिन x की वैल्यू क्या है, ये अलग अलग हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूं तो आंसर मेरे लिए 3 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो आपके लिए आंसर 4 आएगा। कोई x की वैल्यू 9 मान लेता है तो आंसर 11 आएगा। तो x की अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है। तो x की अलग अलग वैल्यूज मानने पे आंसर अलग है। जैसे x=1 मान लिया तो x+2 हो जाएगा 1+2 3। अगर x हमने 2 मान लिया तो x+2 हो जाएगा 2+2 4। ऐसे और बहुत सारी वैल्यूज इसकी आ सकती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 -1 -2 4/5 -3/5, है ना। हम मान रहे हैं कि जो x है वो क्या है, रैशनल नंबर है। हमने देखा था x रैशनल नंबर, या एक सिंबल होते हैं, बाद में आप पढ़िएगा। मतलब x को रैशनल नंबर में से चुन सकते हैं, रैशनल नंबर्स में से 1/2 उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, -5/4 ऐसे कर। तो जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला समझाते समय हमने अलग अलग वैल्यू से निकाला था, ठीक है। देखा था फॉर्मूला सही बैठ रहा है, कॉलम बनाया था x m n, आपको ध्यान होगा। तो अलग अलग वैल्यूज हम लोग लग सकते हैं इन लेटर्स का, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं, कि कभी कभी ये जो लेटर्स होते हैं ये भी कांस्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक कांस्टेंट क्या था, 2 -2 -1/5, यही सब कांस्टेंट था। लेकिन कभी कभी इन लेटर्स को भी हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। ज्यादातर कांस्टेंट हम लोग ए से दिखाते हैं, ए बी सी, कभी कभी एक्स भी कांस्टेंट होता है, वाई भी होता है, पर ज्यादातर ए बी सी ये सब कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। एनसीईआरटी में ए से लिया गया था तो वहां ए क्या था, वेरिएबल था, हमने एक्स माना था, दोनों लिखे थे फॉर्मूला किसी किसी लॉ में। तो कभी कभी ये सब कांस्टेंट भी होते हैं, पर उस समय बताया जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है, या फिर हमें पता रहेगा कि हम जो प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं उसमें ए हमारे एक्स हमारा अभी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज एक फिक्स्ड होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज नहीं होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो अगर क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाए, ठीक है, या हमें खुद पता हो कि इस क्वेश्चन में हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये कांस्टेंट माना जाएगा, चाहे लेटर से दिखाया जाए। पर वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा, तो बस ये सब बात अभी बस हम लोग जानते हैं थोड़ी सी, और अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो लेटर्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, और जो 1 2 3 4 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब लेटर्स कांस्टेंट बनेंगे तो हम लोग बाद में जैसा समय होगा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नोट में मैंने लिखा है कभी कभी लेटर्स भी कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में ए एक्स या बी ये सब कांस्टेंट हो सकते हैं, तो उस समय उनकी एक फिक्स्ड और पर्टिकुलर वैल्यू होगी। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू हो, वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो, अलग अलग वैल्यूज वो ले सकते हैं। ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि लेटर क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट, तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि इसकी एक फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है कि ये वेरिएबल है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और कभी ये कांस्टेंट कैसे हो जाते हैं, कैसे पता चल सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमें पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का और वेरिएबल का समझते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन सा, वही अरिथमेटिकल ऑपरेशंस पर या अलजेब्रा के साथ, मतलब लेटर्स भी आएंगे इसमें, तो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ऑपरेशंस में 4 वही फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेशंस। तो हमारे पास है ऑपरेशन। अब देखिए, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। एक्स कभी 1 रख दिया, मान लीजिए एक्स हमारे पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखिए। मान लीजिए मैंने 2 रख दिया, आपने 1 रख दिया, किसी ने 15 रख दिया, तो मतलब ये वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यूज इसमें से हम लोग रख सकते हैं, ओके ठीक है। लेकिन रखेंगे तो कोई नंबर ही ना, है ना। जैसे आप 1 रखिए या 2 रखिए, वो एक नंबर ही तो होगा, तो एक्स भी एक तरह से नंबर ही तो है, पर इसको बोलते हैं जनरल नंबर। जनरल है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे आपने इंग्लिश में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मतलब कोई एक स्टूडेंट, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, तो मैंने सिर्फ बोला स्टूडेंट,
तो कोई भी हो सकता है, 50 नाम होंगे वहां तो कोई भी उठ के आ सकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट आओ। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं यही स्टूडेंट आओ, मैं नाम लेके बोलूँ तो वही पर्टिकुलर रहेगा। तो वैसे जब मैं एक्स बोलूँ तो कोई भी ले सकते हैं आप। कितने होते हैं, अनंत होते हैं, 1 2 3 4 5 करोड़ अरब, बढ़ते जाएंगे, जो भी लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बोलो नहीं टू आओ या टू रख रहा हूं तो इसकी वैल्यू तब टू ही होगी। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जनरल, ठीक है, और एक पर्टिकुलर। ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, पर हर एक स्टूडेंट ही तो होगा, ठीक है, उसमें इसको ऐसा टीचर तो नहीं है ना, ऐसा कुछ और नहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट वहां पर टीचर भी हो। पर अगर अब हम लोग बात करें क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उठ के आएंगे, ठीक है, या हम लोग बोले उनमें से कोई बुक तो नहीं है, बुक तो नॉन लिविंग, स्टूडेंट्स तो सारे लिविंग है, ठीक है, तो वो होंगे तो स्टूडेंट ही, है ना। चाहे आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ये चाहे 1 ले 2 ले 3 ले कुछ भी ले, होंगे तो ये नंबर्स ही, है ना। अब इसमें से कोई सर्कल या फिर स्क्वायर या फिर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये तो नहीं है, ठीक है तो सब नंबर्स 1 2 3 4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स भी एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन है तो कोई नंबर, 1 से लेकर अनंत में कोई नंबर होगा, ठीक है। तो अब अगर एक्स नंबर है तो इसके लिए भी हम लोग प्लस माइनस तो कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमने नंबर्स के लिए तो किया है, 2 + 2 -3/4 इंटू 5/4, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, रैशनल नंबर्स, तो फ्रैक्शंस वगैरह भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। -5/7 इंटू 7/-5, माइनस ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमने नंबर्स के लिए देखा था, तो अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप उसको रीड करिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी वैसे मैंने अभी ली है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा न्यू एनसीईआरटी से भी कुछ कॉन्सेप्ट लेने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसमें बहुत सारी नॉलेज है, आप एक एक लाइन उसको ध्यान से देखिएगा न्यू एनसीईआरटी का। पर क्योंकि अभी हम लोग बेस ओल्ड एनसीईआरटी लिया तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल्स वो अलग अलग वैल्यूज तो लेते हैं, लेकिन है तो वो नंबर्स ही, ठीक है। तो अगर वो नंबर्स है तो नंबर्स के लिए अरिथमेटिक में तो हमने ऑपरेशंस किए हैं, तो हम लोग इसके लिए भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी। ओके, तो वेरिएबल्स अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, पर वो वैल्यूज होती तो नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स भी नंबर्स ही होते हैं। तो जैसे अरिथमेटिक में देखा था, हम इनके साथ भी या फिर वेरिएबल्स के साथ भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं एडिशन के साथ, लेकिन यहाँ पर मैंने शुरू किया मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के साथ क्योंकि बीच में 2x 5x या एडिशन वगैरह में भी आते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी आते हैं, तो पहले थोड़ा मल्टीप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुरू किया मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है। आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कनेक्ट करना है। बस अभी हम लोग थोड़ा जल्दी सीखेंगे, ठीक है, समय देंगे बिल्कुल, पर हम लोग थोड़ा इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश मैथ्स थोड़ा सा भी हम लोग लीव कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन, जब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हम उनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम लोग नंबर मतलब फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं, वैसे ये भी नंबर होते हैं जो एक्स वाई जेड होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फिक्स नंबर की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 × 3, ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्लस इंटू प्लस प्लस, पहले साइन को लिखते हैं और फिर हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने देखा था, साइन को छोड़ के जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ हमने रैशनल नंबर्स देखा था, है ना। तो वहां पर हमने किया क्या था, यही तो किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, 4 × 3 12 ऐसे। पर अगर यहाँ पर कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर x हो, 4 × x, तो क्या करें। तो बस ऐसा कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है पहले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में किया था, उसके पहले भी कई जगह हमने कुछ कुछ देखा था। तो 4 × x को लिख देंगे 4x, और बीच का इंटू छुप जाता है, ये हमने देखा है। तो बस अब आगे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो आगे कैलकुलेट करके एक आंसर आ गया था, पर यहाँ और आंसर नहीं आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर इक्वेशंस वगैरह है तो इंटू है तो डिवाइड में भेज देते हैं, आपको ध्यान होगा एक्सपोनेंट पे, तो वो रिवाइज कर लीजिए, तो आप कनेक्ट कर पाएगा, कनेक्ट करेंगे तो हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर छुप जाता है, ये जो इंटू होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आप बीच बीच में अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से एरो सिंबल्स बना के अपने नोट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो इंटू हमारे पास है वो छुप जाता है, ठीक है। अब और आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतना ही, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है, वेरिएबल है ना, 1 10 -10, अगर रैशनल नंबर कुछ भी रखेंगे तब वैल्यू आएगी, पर अभी हमें पता नहीं इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, तो अभी हम लोग इतनी रखते हैं। क्वेश्चन में जब जाएंगे तो क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अब तो बस एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं,
और बीच बीच में जैसा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन के अनुसार उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 10 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर ना स्टूडेंट्स जनरली ना जल्दबाजी में इंटू और एक्स एक जैसा लिखते हैं, इंटू एक्स। अब वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि इसमें इंटू कौन है इसमें एक्स कौन है। ठीक है, तो वो देख के पता चल जाता है उनको, लेकिन बोर्ड वगैरह में जो और टीचर्स वगैरह चेक करते हैं 6, 7, 8 में, स्कूल टीचर्स या फिर बाहर से जो टीचर्स आते हैं, बोर्ड में तो बाहर ही जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसमें ये हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें अगर हैंडराइटिंग हमारी सही नहीं है, आंसर वगैरह सब सही है, हम जाके समझा सकते हैं पर हम जाएंगे नहीं वहाँ पर, वही चेक करेंगे। ठीक है, तो एक क्लियर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करिए आगे के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, आगे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे। हमारी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं होनी चाहिए पर क्लियर होनी चाहिए, मतलब ये 10 लग रहा है, ये ए लग रहा है, इक्वल टू लग रहा है, इनटू लग रहा है, बस क्लियर राइटिंग हमें दिखे। तो देखिए 10 इंटू है, यहाँ पर ये वेरिएबल है। ओके, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, हमें नहीं पता, तो हम लोग 10 का 10 लिख देंगे और ए का ए लिख देंगे। ए थोड़ा छोटा लिख देंगे, अब बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत बड़ा नहीं क्योंकि ये स्मॉल लेटर है। अब इंटू छुप जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्स इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर जनरली हमने क्या किया था, ध्यान से देखिए, पहले 10 आया था तो 10 लिखा, इंटू को छुपा दिया, ए को ए लिखा। तो पहले एक्स आया तो एक्स लिख दिया, इंटू को छुपा दिया, 5 को 5 लिख दिया। थोड़ा क्लियर। तो क्या ऐसा ही था, x5, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट और पहले सीखा है कि कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है वेरिएबल के। ओके, फिर से देखते हैं, कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है, तो x5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5x। क्या लिखेंगे हम लोग, 5x, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो x5 नहीं। उसके बाद जैसे हमारे पास एक q, कुछ भी ले सकते हैं, -5, कोई दिक्कत नहीं, -5 है। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पर होता है 1, और हम लोग एक्चुअली में 1 इंटू 5 कर रहे हैं, पर 1 चेंज नहीं करेगा, ये कोफिशियंट्स होते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। तो -5 है, कोई यहाँ पर नंबर है नहीं, 1 को अभी नहीं गिन रहा है। ठीक है, -5 है, तो -5 का -5 और पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा, सो वी हैव -5q। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट को हम लोग वेरिएबल के पहले लिखते हैं, कांस्टेंट को वेरिएबल के पहले लिखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है -6 इंटू एम, -6 इंटू एम। तो यहाँ पर बस इंटू को छुपा देंगे, -6 का -6 और m का m। उसके बाद हमारे पास है 17 इंटू 5x। अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो देखिए एक रूल हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, वो आगे हम लोग और देखते जाएंगे। वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ। हमने इक्वल टू में भी देखा था, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में मिलकर सॉल्व हो जाते हैं। अरिथमेटिक में यही तो हमने बहुत चीजें देखी, इनटू करने पे वो एक आंसर ले आते हैं, प्लस करने पे एलसीएम करके जिन डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम बनाते हैं, फिर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड वगैरह करते हैं और एक हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन वेरिएबल्स के संग ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर वेरिएबल्स कांस्टेंट के साथ रहे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वेरिएबल्स वेरिएबल के साथ रहे तो ऐसा हो सकता है, वो भी सेम रहे तो, अलग अलग रहे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो उनको एक सेम रहना है, तो इसलिए अलजेब्रा में कुछ कुछ बातें होती है जो हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट और कांस्टेंट है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 17 इंटू 5। तो 17 इंटू 5 होगा 85, और एक्स के संग अभी कोई वेरिएबल है नहीं, चाहे उससे अलग हो, वाई जेड हो या फिर उसके साथ हो, कोई भी हो, पर यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स का सीधा एक्स हो जाए, सो वी हैव 85x। ठीक है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ, पर यहाँ वेरिएबल कोई है नहीं एक्स के अलावा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 85x। अब चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरह मेथड 1 करेंगे जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था, आपको ध्यान होगा। पहले हमने एक बेसिक मेथड किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं, शायद ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में पहले हमने मेथड 1 बेसिक किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, फिर हमने डायरेक्ट एरो से किया था, डिनोमिनेटर को हम लोग को एलसीएम बनाना था। तो मेथड 2 क्या था, मेथड 1 का ही शॉर्ट था। इसी तरह हमने डेसिमल्स के कन्वर्जन्स वगैरह में भी एक मेथड 1 किया था, मेथड 2 किया था, ऐसे और भी कई जगह किया था। वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मेथड 1 और मेथड 2 के साथ, फिर समय के साथ हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 करेंगे। ये जो हमने देखा था मेथड 2 था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बातें मैं कनेक्ट शायद ना कर पाऊँ या मैं भूल जाऊँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, जितना आप सोचिएगा उतना अच्छा है। ठीक है? फिर मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके हम लोग कनेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स कनेक्शन में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं क्लास 1 से कनेक्ट करें, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, अरिथमेटिक उसके बाद ही अलजेब्रा आता है, तो ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसी से कॉन्सेप्ट हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 2 into 3x। ओके, आंसर। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास है अलजेब्रा की। तो मेथड 1 हम लोग देखते हैं। तो मेथड 1 हमारे पास है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2 into 3x। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, 2 के नीचे 2, इंटू के नीचे इंटू, 3 के नीचे 3, बीच में क्या छुपा है, इंटू, तो इसको भी लिख दीजिए इंटू, एक्स के नीचे एक्स। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं और यही सॉल्व होंगे, क्योंकि 2 into 3 ये अरिथमेटिक है। ठीक है, यहाँ अलजेब्रा आया नहीं है, तो 2 3 6 हमें पता है होता है, तो इसके नीचे 6, इंटू के नीचे इंटू, एक्स के नीचे एक्स। अब 6 into x हमने देखा था, ये सॉल्व होगा नहीं, बस इंटू छुप जाएगा तो 6x। तो ये हुआ बेसिक तरीका। 2 into 3x क्या है, 6x। पर हम लोग को शॉर्ट में भी देखना है, क्योंकि आगे फिर इक्वेशंस वगैरह बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी से हम लोग तैयारी करेंगे, वो बहुत बाद में देखेंगे, पर तैयारी अभी से ही शुरू करेंगे। तो ये तो है मेथड 1, बेसिक तरीका। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग मेथड 2 देखते हैं कि हमारे पास मेथड 2 क्या है। मेथड 2 क्या है, मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो मेथड 1 का ही ये शॉर्ट है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन उतारते हैं, 2 into 3x। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2 और 3, तो इन दोनों को इंटू कर देते हैं, 2 3 6। अब x भी इंटू में है, पर छुप जाएगा, हमें पता है 6x। जैसे 17 into 5x 85x किया था डायरेक्ट, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आप ये सब रिवाइज करिएगा, छोटी छोटी बातें। ठीक है, और भी आप इनको देखिएगा, खुद भी सोचिएगा, जो मैं नहीं बता पाया आप खुद भी थोड़ा सोचिएगा, खुद भी आप सोच पाएगा, उसको नोट करिएगा, देखिएगा वो सही आपने सोचा है कि नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। 12th तक कनेक्ट हो ही गई होगा, जैसे 10 तक, अगर आप 10 तक तो होगा, फिर अगर आपने ब्रांच चेंज नहीं की, मतलब आपने जो भी ब्रांच ली तो उसमें आपने मैथ्स को रखा, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और आगे मान लीजिए कॉलेज या फिर आप आगे हायर स्टडीज़ में मैथ्स वगैरह लिए, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में और आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए आपने ब्रांच भी चेंज की, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 10 तक तो आपको ये देखना ही है। ठीक है, अगर आप ये मैथ्स लेंगे, है ना, ऐसा मैथ्स लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल देखना है। ठीक है, और 8 तक तो बिल्कुल देखना है आपको, 6 to 8 तक तो कंपलसरी ही है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि एल्जेब्रा 6 से शुरू हो जाता है ना। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो ये 6 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी में भी आप देखिएगा ये कनेक्ट होता रहेगा, क्योंकि ये मेन है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का, एल्जेब्रा। ठीक है, इसलिए हम लोग एल्जेब्रा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने अरिथमेटिक में बेस बनाया है अपना थोड़ा सा, तो हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, कनेक्ट करके जितना हो सके। बहुत सारी बातें हो सका मैं हर बात कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, तो आप भी उसको कनेक्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है, मल्टीप्लाई 12y into -7। अब यहाँ वैसे मल्टीप्लाई दिया है, तो अगर हम लोग इंटू नहीं भी लिखा रहता तो हम लोग इंटू में कन्वर्ट कर देते, मान लीजिए एंड लिखा रहता हम इंटू में कन्वर्ट कर देते, ऐसा हमने देखा है पहले। चलिए, तो हम लोग फिर से मेथड 1 मेथड 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम लोग मेथड 1 देखते हैं। तो मेथड 1 में हमारे पास है 12y into -7। तो 12y into -7। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटू है, तो इसको लिख देते हैं 12 into y into-7। अब देखिए ये क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, किसी को भी किसी से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा, 12 into -7 into y। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब हमने पहले कर लिया, पर फिर भी अभी बेसिक्स के लिए इधर ले आता हूँ, बात एक ही होगी। टाइम फैक्टराइजेशन वगैरह में भी हमने देखा था, प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में कनेक्ट कर सकते हैं, 12 7 are 84 इंटू वाई। अब इंटू तो छुप जाता है, कांस्टेंट पहले है वेरिएबल के, ठीक है। सो अवर आंसर इज -84y। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गया बेसिक्स। ठीक है, अब हम लोग मेथड 2 करते हैं, जो मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो आइए देखते हैं।
तो हमारे पास है मेथड 2। तो मेथड 2 हमारे पास क्या है, 12y इंटू -7। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कांस्टेंट 12 और ये -7। तो हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 7 से 84, और यहाँ y है तो y को y लिख देंगे। ऐसा तो कोई यहाँ वेरिएबल है नहीं, ठीक है। वैसे आप आगे पढ़िएगा कि यहाँ पर -7 इंटू 1 है, 1 को y की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ y की पावर 0 छुपी हुई है, 1 छुपा हुआ है, पर वो ऐसा कुछ चेंज करेगा नहीं, तो y आ जाएगा -84y। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, मल्टीप्लाई 3x इंटू -4y। ठीक है, तो आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेथड 1 हम लोग देखते हैं। मेथड 1 क्वेश्चन उतार लेते हैं, 3x इंटू -4y, तो बीच में इंटू है, तो 3 इंटू एक्स इंटू बीच में इंटू है, तो -4 के नीचे -1, इंटू की जगह इंटू, वाई के नीचे y। ठीक है, अब कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं -12, पर अभी बेसिक्स के लिए। और बचा क्या, इंटू एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों को करते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 12 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, पर ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको बस ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ इंटू छुपा देंगे, यहाँ इंटू छुपा देंगे, तो -12xy इज इक्वल टू, और आंसर ये आपको हर जगह देखेंगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर, ये सब। तो अभी से हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं, ठीक है, बस आप देखिए, है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसका मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 1 का ही शॉर्ट है मेथड 2, तो हम लोग एक बार मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में सबसे पहले हम लोग फिर से क्वेश्चन को दोबारा उतारते हैं, 3x इंटू -4y इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो ये अलजेब्रा में लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इम्प्लाइज भी आएगा इक्वेशन में, तो उसका भी हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास है लिखने का तरीका। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 3, यहाँ पर है -4। इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो 3 कांस्टेंट है, -4 कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट को इंटू करते हैं, तो 3 इंटू -4 -12 आएगा, और x इंटू वाई बचा, तो x इंटू वाई एक्स वाई होगा। बस ये अभी सॉल्व नहीं होगा, सेम बेस नहीं है। हम देखा था x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 + 1, बेस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, पर हम लोग बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पहली क्लास है अलजेब्रा की, तो हम लोग बहुत ही बेसिक्स में आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और समय के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे करने हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मल्टीप्लाई -4x इंटू 5x। तो हम लोग अभी मेथड 1 और मेथड 2 करेंगे, फिर हम लोग जब क्वेश्चन बैंक करेंगे तो सिर्फ मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेथड 1 करते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है, मेथड 1। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं -4x इंटू 5x। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बीच में इंटू छुपा हुआ है, तो इंटू एक्स, इंटू का इंटू, 5 के नीचे 5, इंटू छुपा है, तो इंटू एक्स के नीचे एक्स। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, उनका एक ग्रुप बना लेंगे। आप चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और जो वेरिएबल है उनका एक ग्रुप। वेरिएबल में भी अभी दोनों सेम आ गए हैं, तो एक बना लेंगे, और सेम नहीं होते तो भी हम लोग अलग रखते कांस्टेंट से। तो यहाँ पर -4 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखिए, ये इंटू एक्स जैसा लग रहा है, पर ये इंटू का साइन है, ये एक्स का साइन है, वेरिएबल जो हमारे पास है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 = 20 इंटू
एक्स स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा -20 x², दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया एक्स स्क्वायर, तो 1+1, अब डायरेक्ट बोल सकते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, लॉ 1 लगाया था एक्सपोनेंट का। अब हम लोग इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 है क्या, तो मेथड 1 का ही शॉर्ट है, तो हम लोग मेथड 2 में अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपना मेथड 2 देखते हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, -4x इंटू 5x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो -4 इंटू 5, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 4 5 जा 20, x इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो मेथड 2 में हमारे पास हो गया -20 x²। ओके, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है मल्टीप्लाई -3x² इंटू -5x³। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप बनाएंगे। मेथड 1 में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो माइनस का आप ध्यान रखिएगा, सही सही क्वेश्चन लिखेंगे, इंटू -5x³, -3 के नीचे -3, यहाँ इंटू छुपा हुआ है, x² इंटू -5 के नीचे -5 इंटू x³। तो यहाँ पर कांस्टेंट को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ, तो -3 इंटू -5 इंटू x² इंटू x³। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट का लॉ 1 लगाएंगे, 2 + 3 5, तो ये 5 और ये हो जाएगा 15x⁵। आगे हम लोग और देखेंगे कि ये हमारा फैक्टर्स होता है, ठीक है, और x15x⁵ हमारा टर्म होता है। इस टर्म में हमारा x⁵ वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है। वैसे इस पूरे को भी वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं, पर इसको वैसे टर्म बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म के अंदर ये x5 वेरिएबल है, x⁵, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हम लोग सब ग्रुप 2 में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। और मतलब मेथड 2 एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेथड 2। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास है -3x² इंटू -5x³। अब यहाँ पर कांस्टेंट अगर हम लोग देखें तो एक -3 है साइन के साथ कांस्टेंट, और ये हमारे पास -5, एल्जेब्रिक नंबर भी इसको कह सकते हैं। इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, तो -3 इंटू -5, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में हमने कनेक्ट किया था +15 में प्लस लिखेंगे नहीं तो 15, और इंटू तो छुपा रहेगा, x² इंटू x⁻3। तो बेस सेम है, बीच में इंटू है तो पावर ऐड हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पहला लॉ, तो यहाँ पर x⁵ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है मल्टीप्लाई 2xy, और यहाँ एंड लिखा हुआ है 3x²y। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैथ से, इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2xy की जगह 2xy, अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो एंड की जगह इंटू हो जाएगा, और हमारा अगला टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं, हम लोग सीखेंगे, इंटू 3x²y। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि मेथड 1 कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2, बीच में इंटू x, यहाँ में इंटू छुपा है, फिर y, इंटू का इंटू, 3 का 3, बीच में इंटू छुपा है तो इंटू, फिर x², फिर x² y के बीच में इंटू छुपा है y। अब हम लोग इसका ग्रुप बना लेंगे। तो ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, तो 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को एक साथ लिख लेंगे,
2 इंटू 3 इंटू, और क्या क्या है, तो एक्स एक्स कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, और बचा y वेरिएबल, तो उसको एक साथ ले लेते हैं, हमारे पास दो y है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको हम लोग y इंटू वाई भी लिख सकते हैं, y इंटू वाई। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 6, तो हो जाएगा 6 इंटू के नीचे इंटू, और उसके बाद हमारे पास आया x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस सेम है और एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है, हमने देखा था, तो लॉ 1 लगा देंगे, 1 + 2 3 एक्स क्यूब इंटू का इंटू, और 1 + 1 2, तो वाई स्क्वायर, तो इंटू छुपा देंगे 6 एक्स क्यूब वाई। जनरली हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x फिर y, वैसे अगर हम पहले y लिखे फिर एक्स क्यूब लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो ये तो हमारा था मेथड 1। चलिए अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 2xy, इंग्लिश को मैथ्स बनाएंगे, एंड यहाँ पर कभी प्लस हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पर इंटू होगा क्योंकि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इंटू, तो इंटू 3x² y। तो देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट 2 3 जा 6, इंटू रहेगा वो तो छुपा रहेगा क्योंकि अब वेरिएबल्स आने वाला है, अगर इसके बाद कांस्टेंट आता तो नहीं छुपता इंटू, मान लीजिए 2 आता तो 62 नहीं लिखते, 6 इंटू 2 12 लिखते, पर यहाँ वेरिएबल है तो छुप जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1 + 2 3, और फिर इंटू आएगा छुप जाएगा, तो y 1 + 1 y स्क्वायर। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, 9 10 आगे भी ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 2 से अधिक टर्म्स में भी कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने 2 टर्म्स लिया, इनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक 2 है, एक x एक y है, फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर है, पर ये एक पूरा टर्म हो गया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो 2 टर्म है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 टर्म्स भी ले सकते हैं, 4 टर्म्स भी ले सकते हैं, जैसे हमने ऑपरेशंस में किया था मल्टीप्लीकेशन में, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर्स के, वैसे यहाँ भी है, क्योंकि अलजेब्रा में ये XYZ है, क्या है, तो नंबर्स ही, ठीक है। तो हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, मल्टीप्लाई 2x 4x² y और -3x² y²। तो चलिए हम लोग फिर से सबसे पहले अपना मेथड 1 देखते हैं, मेथड 1 बेसिक से जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मेथड 1। तो सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई है तो इंटू, फिर 4x² y, फिर इंटू -3x² y²। यहाँ बीच में इंटू है x, फिर इंटू, फिर 4 के बाद इंटू x² इंटू वाई इंटू -3, बीच में इंटू है x², फिर बीच में इंटू है और y²। अब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट को चुनते हैं, तो एक कांस्टेंट ये रहा, फिर 4 और -3, तो इनका एक ग्रुप बनाते हैं। इस बार मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, पर अभी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू -3, फिर इंटू आएगा, हर जगह इंटू है। अब हम लोग पहले x को देख लेते हैं, x x² और x², तो x इंटू x² इंटू x², तो x इंटू x² इंटू x², फिर इंटू, अब हमारे पास y आ गया, तो y हम लोग देख लेते हैं, एक y ये रहा और एक y² ये रहा, तो y इंटू y², तो y इंटू y², ठीक है। यहाँ देखिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8 8 3 जा 24, इंटू का इंटू, और यहाँ पर बेस सेम है, चाहे 3 हो या 4 हो, हमने देखा था बेस सेम है, तो x आ जाएगा, पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2 3 3 + 2 5, इंटू का इंटू y, यहाँ पर बेस सेम है तो y 1 + 2 3, इंटू हम लोग हटा देंगे तो -24 x⁵5y³, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप पहले y³ भी लिख सकते थे, फिर x⁵5, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट्स का लॉ 1 हो गया, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। कम्यूटेटिविटी है तो हम लोग चाहे तो y³ पहले लिख सकते हैं, पर ये लिखने का तरीका होता है, तो अलजेब्रा वगैरह या फिर कोई भी साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट में लिखने का तरीका भी हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो अल्फाबेटिकल में ही हम लोग जनरली लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसको मेथड 2 से एक बार और देख लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास मेथड 1 हो गया। तो इसको हम लोग मेथड 2 से भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा हमारा -24 x टू द पावर 5y। ठीक है, तो हम लोग एक बार मेथड 2 और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेथड 2। मेथड 2 तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक बार देख लेते हैं। तो 2x है, इंटू है, सही सही क्वेश्चन उतारेंगे। 4x² y इंटू -3x² y²। ठीक है, तो कांस्टेंट को इंटू करते हैं। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू -3 तो -24। अब जहां जहां x है वहां वहां इंटू करते हैं। x इंटू एक्स तो 1 + 2 3, मतलब x इंटू x²। 1 + 2 3 तो x³ x³ इंटू x²। तो क्यूब का 3, स्क्वायर का 2, 5, और बीच में इंटू है वो छुप जाएगा 5। अब y को देखते हैं, यहाँ तो y है नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ y है, यहाँ y है, तो y इंटू y²। सब भूल के y इंटू y², क्योंकि सब में इंटू है तो अलग निकल गया होगा ये। तो ये मन में ही सोच लेंगे y इंटू y²। तो 1 + 2 3 तो y³। तो ये हमारे पास हो गया y³। सो अवर आंसर इज -24 x टू द पावर 5y³। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम लोग इंटू अभी तक जो भी पढ़े वो इंटीजर्स का पढ़े हैं, फ्रैक्शंस का पढ़े हैं, डेसिमल्स का पढ़े हैं, और अभी हम थोड़ा एल्जेब्रा भी पढ़े। एल्जेब्रा में देखिए नंबर्स भी आता है 2 4 -3, जो पहले भी आता था अरिथमेटिक में, पर यहाँ कुछ लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ अगल बगल देखते हैं, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग टेंस वगैरह का कंपैरिजन पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन पढ़ने से हम लोग दोनों समझ पाते हैं। साइंस, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। एरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और उसके बाद यहाँ आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशंस मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 3 टर्म्स होगा, जिसमें प्लस होगा, माइनस होगा, इनटू, डिवाइड। ठीक है, तो ऐसे करके एक्सप्रेशंस होता है। ये हमारा सब ग्रुप 2 में आएगा। एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस वगैरह 2 3 ऐसे करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी छोटी छोटी बातें समझते हैं और बेसिक्स में आगे बढ़े। इनटू, डिवाइड, ये सब पहले थोड़ा देख लें अच्छे से, फिर वापस इसको रिवाइज करते रहेंगे और अलग अलग चीज जानेंगे। इसमें फैक्टर्स क्या है, टर्म्स क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो सब बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे मतलब 7 तक किया था, 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं या एग्जाम्पल। हमारे पास से 4 × 3। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक में नंबर है, नंबर है, बीच में इंटू है। तो ये हो गया अरिथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर इंटू छुपा नहीं सकते तो 43 हो जाएगा, पर 4 × 3 12 होता है। 43 12 अलग अलग होते हैं, तो यहाँ इंटू छुपेगा नहीं। अगर वेरिएबल होता तो छुपता। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12। लेकिन अगर ऐसा रहे 4 × x, तो यहाँ पर अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अब 12 आएगा, 15 आएगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। x3 है 12 आएगा, x5 है तो 20 आ जाएगा, x10 है तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × x इंटू छुप जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x। फिर हमारे पास 9th नंबर। 9th नंबर हमारे पास है बस हम लोग शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 9th नंबर 3 इंटू 4 इंटू 2। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी इंटू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। पर मान लीजिए आपके पास ऐसा रहा 3 इंटू एक्स इंटू 4। तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट को मेथड 2 4 3 जा 12 इंटू एक्स, एक्स का संग कोई है नहीं तो एक्स को लिखेंगे, इंटू छुप जाएगा, ठीक है। 9th नंबर। और हम लोग देखते हैं अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें से नंबर्स आते हैं, इसमें एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर ये सब आ सकते हैं। जैसे एक्स वेरिएबल वैसे एक्स स्क्वायर वेरिएबल, एक्स क्यूब वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सब टर्म्स होते हैं, वैसे हम लोग देखेंगे इनको। तो हमने अभी 9 तक किया था, आगे देखते हैं 10 नंबर। टेन नंबर देखते हैं। -7 इंटू -4 इंटू -2, ठीक है। तो ये जो इंटू वाले होते हैं इनको फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 4 इंटू 3 12, तो 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर है 12 का। हमने बेसिक अरिथमेटिक में सब ग्रुप 2 में देखा था फैक्टर्स के समय, ठीक है। तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं। 5 2 जा 10, तो 5 फैक्टर है, 2 फैक्टर है 10 का। 5 और 2 की टेबल में आ रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। जो कंप्लीटली डिवाइड करे वही तो फैक्टर होता है। तो ये सब फैक्टर्स कहलाते हैं। वैसे 4 इंटू एक्स, तो एक्स और 4 दोनों फैक्टर है 4x का, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 4 जा 28, 28 2 जा, या ऐसा सोचिए 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56, ये ज्यादा आसान है। या 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28 इंटू 2 से ज्यादा आसान है। तो कॉम्पिटेटिव लगा के हम लोग कभी कभी आंसर इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो ये -56। पर मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा हो -7x इंटू -4x इंटू -2y। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट इंटू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हमने। तो -7 इंटू -4 इंटू -2 बिल्कुल ऐसा आएगा -56। पर अब वेरिएबल भी इंटू करना है, अलजेब्रिक में वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 + 1 2, और y अकेला है तो y, क्योंकि एक्स स्क्वायर और y तो फिर इंटू नहीं होंगे, ठीक है। अगल बगल लिखते हैं। अगला हमारे पास 11 नंबर है -2 इंटू 5। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 5 जा 10, ठीक है। और अगर यहाँ पर रहा -2x इंटू 5y, तो -2 इंटू 5 -10, और x इंटू वाई बस xy हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये तो कुछ मतलब ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो बीच में इंटू होगा तो छुप जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं 12 नंबर। तो हम लोग 12 नंबर और देखते हैं। तो 12 नंबर हमारे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3, उसको देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 2, और 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x इंटू 3x। तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कोफिशिएंट होता है वो देखेंगे। तो 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 3 6। अब x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है, पावर 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 3। तो ये हो जाएगा x क्यूब, 6x क्यूब। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक में था इंटू, ये एल्जेब्रा में था, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो बाद में करते रहेंगे। अभी तो पहली क्लास है, बहुत क्लासेस हम लोग करेंगे, इसमें बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक दिए हैं, अब मेथड 2 से इसमें आगे बढ़ेंगे। आप मेथड 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस है, एक बार आप ट्राई करिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से 12 तक, 13 से 35 तक दिए हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ थोड़े तो हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े मुश्किल है, पर फिर भी आप इसको कोशिश करिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास नंबर 42 में एडिशन करेंगे। अब हम लोग एडिशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हम लोग उसमें पहले लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जानेंगे। लाइक अनलाइक आपको ध्यान होगा फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अलजेब्रा हमने शुरू किया है, धीरे धीरे हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो शुरुआत में बिल्कुल आपको अभी समझ में ना आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, है ना, हो सकता है। और मैं भी आपको हो सकता है नहीं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो कई ऐसी बातें हो सकती है मैं आपको ना अच्छे से समझा पाऊँ, और कुछ बातें ऐसी टेक्निकल है जो आपको समझना है पर आगे समझ में आएगी ना। मैं आपको अभी थोड़ी बताऊँ आगे के लिए, लेकिन आपको अभी ना समझ में आए, ठीक है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें पेशेंस रखना है, ठीक है, और हिम्मत रखनी है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है 6 to 8 9 10 पूरे मैथ्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर मैं एक PDF शेयर कर देता हूँ और फिर अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लास नंबर 41 है, पर हम लोग हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करेंगे। एलजेब्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक एलजेब्रा। सब ग्रुप 1 हमारे पास है फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस। ये सब हम लोग बार बार फंडामेंटल्स है तो बार बार ये यूज़ होगा। हम क्लास 1 से कंटिन्यू करेंगे। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस कनेक्शन प्लस रीडिंग, फिर रीडिंग से वापस रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, रीडिंग, ऐसे आप आगे करके लूप में बढ़ते रहिएगा। NCERT ओल्ड को हम अपना बेस रखेंगे जैसे हमने क्लास 1 से रखा है, तो अलग अलग हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। वैसे ये टॉपिक क्लास 6 में ज़्यादा आता है, फिर 7th में एक्सप्रेशंस वगैरह आएंगे, इक्वेशंस आएंगे, वो भी देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग सब ग्रुप्स में कंप्लीट करेंगे। NCERT ओल्ड को हम अपना बेस रखेंगे, पर अलग अलग जगह से भी क्वेश्चंस हम देखते रहेंगे। अभी 6 to 8 का ही लेवल रखेंगे, बहुत अधिक गहराई में अभी नहीं जाएंगे। एलजेब्रा में बहुत सारी बातें हैं, बहुत डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स पर बहुत डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, पर जैसा हमने अरिथमेटिक में भी देखा था, हम कनेक्शन पर अधिक फोकस करेंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स लीव करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमने HCF, LCM, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स में भी लीव किया था, अरिथमेटिक में भी, जो था इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्जन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम्स में ही बहुत अधिक दिक्कत होती है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को अभी मैंने लीव किया है। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक बातें कर लें, फिर धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल इंग्लिश और मैथ्स में भी होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश से मैथ्स कन्वर्जन VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स इंग्लिश में दिए रहते हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जिन्हें हमें मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, हम मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक्स अभी हम लीव करेंगे। तो कुछ कुछ बातें अगर अभी शुरुआत में समझ ना आए या फिर ना समझा पाऊँ मैं, ठीक है, मतलब मैं अगर आपको ना समझा पाऊँ या आपके अभी ज़्यादा समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे बिल्कुल आपको समझ में आएगी। बस आप एक विल रखिएगा, इच्छा रखिएगा आगे बढ़ने की, जानने की, और पेशेंस, सब्र रखिएगा। और तब तक धीरे धीरे समय लगेगा, तो तब तक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं? तो अरिथमेटिक की तरह एल्जेब्रा में भी हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, पर अरिथमेटिक में पर्टिकुलर नंबर्स रहते हैं और एल्जेब्रा में जनरल, जिसके बारे में हमने थोड़ा देखा। एल्जेब्रिक नंबर्स में साइन होता है प्लस और माइनस का, अभी हम इतना ही याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक नंबर्स आगे का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट है। फिर उसमें और भी आते हैं जो एल्जेब्रिक नंबर्स नहीं होते, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ये सब, तो ये बहुत आगे का भी कॉन्सेप्ट है। पर अभी हम थोड़ा सा बात करें एल्जेब्रिक नंबर जिसमें प्लस माइनस का साइन है, क्योंकि प्लस माइनस का अपना एक अर्थ होता है, फिजिक्स वगैरह में देखिएगा। प्लस मतलब एक दिशा में, माइनस मतलब उसके उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी शो करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है इनका। तो जैसे अरिथमेटिक में भी हमने स्टडी किया था प्लस और माइनस का, बस वही, जैसे इंटीजर स्टडी किया, रैशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट, तो ये सब एल्जेब्रिक है। कभी कभी x, a, y भी एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, पर इनकी वैल्यूज़ फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखा है कि जो x होता है, a, b, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा है। पर जैसा मैंने थोड़ा सा बताया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस में कांस्टेंट होते हैं, मतलब इनकी एक ही कोई वैल्यू होगी, मतलब कोई भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, हमें नहीं पता पर वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो उसके अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके होते हैं इसको समझने के, तो वो अभी हम लोग लीव करते हैं, आगे क्वेश्चंस के अनुसार ही हम लोग इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जो अभी तक हमने अरिथमेटिक में नंबर्स देखे थे, +2, -2, +1/2, -3/4, ये सब एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं, अभी हम इतने ही देखेंगे। वैसे अगर आप एल्जेब्रिक नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे तो रूट ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद इंटीजर और रैशनल कोफिशिएंट। तो रूट क्या होता है? पॉलिनोमियल, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये सब हमें 8th 9th में पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, तो इसलिए ये एक्चुअल होता है, पर अभी हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स या साइन में इन प्लस माइनस का मतलब होता है, जैसे वेलोसिटी प्लस माइनस हो तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं या डायरेक्शन दिखाती है वो। एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, डिजिट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इसका सिंबल होता है मॉड एक्स, इसको मॉड बोलते हैं, यानी पैरेलल लाइन जैसी होती है, मॉड होता है, मॉड एक्स। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, कोई भी नंबर ये लेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? तो एल्जेब्रिक नंबर से साइन हटाने पर ही आता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक नंबर में बिना साइन के जो डिजिट होता है उसे एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड कहते हैं, या मॉड्यूलस या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। जैसे -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ प्लस हम लोग लिखते नहीं है बिना साइन के, पर प्लस हम लोग मान सकते हैं कि मतलब नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू वो प्लस माइनस साइन को छोड़ के जो डिजिट बचती है, जो वैल्यू बचती है,
जो बताती है इस दिशा में है कि इस दिशा में है, ठीक है। तो वो मतलब चाहे इस दिशा में हो चाहे उस दिशा में होगा 2 ही। अगर राइट में है तो +2, लेफ्ट में है तो -2। तो प्लस और माइनस राइट लेफ्ट बताता है डायरेक्शन, पर 2 ही यूनिट होगा, चाहे राइट में लो या लेफ्ट में लो। वो जो 2 है वो 2 हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। या हम लोग प्लस लिखते नहीं है जनरली, क्योंकि माइनस और प्लस को छोड़ के होता है, पर फिर भी समझने को हम लोग 2 को +2 समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ही आता है, ओके। पर एक्चुअली में वो बिना साइन के यूनिट बताता है, किस दिशा में, कोई भी दिशा हो सकती है, राइट या लेफ्ट, वो माइनस प्लस के अनुसार, पर कितना यूनिट जाना है। तो +2 या जिसको सिर्फ 2 भी लिखते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी, प्लस की प्लस ही होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर -3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 3/4 होती है, माइनस साइन नहीं लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं मॉड में। फिर मॉड जब हटता है तो 3/4 एटसेट्रा, ऐसे और भी। फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। तो अरिथमेटिक में हम नंबर्स को स्टडी करते हैं और अलजेब्रा में भी हम नंबर्स को ही स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक में पर्टिकुलर नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 2, 3, -10, -3, और इन नंबर्स को या फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होती हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने वेरिएबल देखा था फार्मूलाज में। अब क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं तो इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू से हम लोग इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स ले लिया तो ऐसा नहीं है कि x2 ही होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। अगर नेचुरल नंबर में एक्स है तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू पुट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह में उस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो अलग बात है, वो हम लोग इधर उधर माइनस को प्लस करके इंटू डिवाइड में जाते हैं, वो करके करते हैं, ठीक है। पर ऐसे कोई फॉर्मूला वगैरह में एक्स क्या होगा तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 2 ही होगा या 3 होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। और समझ में आ गया, जब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस फार्मूलाज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे हमने कुछ फार्मूलाज प्रैक्टिस किए थे तो वहाँ पर एक्स, एम, एन ये अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते थे। हाँ, कहाँ से लेना है वो अलग बात है, इंटीजर से लेना है कि नेचुरल नंबर की, हम लोग होल नंबर की, रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं मतलब वेरिएबल्स, तो इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वैल्यू से हम लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है ये फिक्स्ड होती है ना, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं तो इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू या कांस्टेंट की है ना, यहाँ पर ऐसा है। तो इनको हम लोग लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू से क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड होती है, पर ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो क्या करें? तो हम लोग इनको लेटर्स या सिंबल से दिखाते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब से। फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब भी आप आगे बढ़िएगा तो आएगा 9th-10th में। तो जैसे मैंने x+2 लिखा, इसको हम लोग एडिशन में पढ़ेंगे। तो 2 हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू और x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 1, 2, -1 कुछ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए x1 है तो आंसर 3 आएगा, x2 है तो आंसर 4 आएगा। तो सिर्फ इसको देख के हम नहीं बोल सकते आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू पता है करनी होगी, वो अलग अलग हो सकती है। अगर कोई इक्वेशन नहीं है तो एक्सप्रेशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फॉर्मूला समझते समय अलग अलग वैल्यूज हमने ली थी ना, x की, m की, n की, लॉ 1 में, लॉ 2 में, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स में हम लोग ले सकते हैं, रैशनल नंबर से ले सकते हैं। अब ये एक नोट है, इसको थोड़ा ही समय बताता हूँ कि कभी कभी लेटर्स भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लेटर्स एक्स, वाई, जेड, ये तो अभी वेरिएबल हमने समझा, पर कभी कभी कांस्टेंट हो सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि ए, बी, एक्स ये सब कांस्टेंट है, या हम जो फॉर्मूला या हम जो प्रोसेस लगा रहे हैं उसमें ये कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उनकी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, वेरिएबल की भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है, दोनों लेटर से हो रहे हैं, ठीक। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो लेटर होता है वो वेरिएबल ही होता है, कभी कभी लेटर भी कांस्टेंट होता है। बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस समय उनकी एक फिक्स या पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि लेटर्स वेरिएबल है कांस्टेंट, ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से कांस्टेंट और वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले लिख दिया है 2 चीज़ें, ठीक है। या तो अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा कुछ कुछ बातें, है ना, क्योंकि मैं आगे की सोच के कुछ बता दूंगा या कुछ ऐसे बता दूंगा, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। हो सकता है मैं आपको समझा ना पाऊँ, दोनों बातें हो सकती हैं ना। तो पहली बात, मान लीजिए मैं आपको समझा नहीं पाया, ठीक है। दूसरी बात कि आपको उतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आया। तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें विल नहीं खोनी है, पेशेंस नहीं खोना है। पहला क्लास इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ,
पेशेंस नहीं खोना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। समय के साथ बिल्कुल समझ में आता है, पढ़ाई धीरे धीरे समय के संग समझ में आती है, बस हमें आगे बढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ऑपरेशन में अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, पर यहाँ पर एल्जेब्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, पर वो वैल्यूज़ होती तो नंबर्स ही है, तो वेरिएबल्स भी नंबर्स ही होते हैं। तो जैसे अर्थमेटिक में हमने देखा, हम उनके साथ भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको कैलकुलेट कर लेते थे हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन एट्सेट्रा, मतलब डेसिमल्स, इन सब में देखे हुए हैं। जैसे 4 × 3 12, हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। पर जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं या दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 4 × x, तो हम इसको एक नहीं कर सकते। 4 × 12, 4 × 3 को पूरा 12 कर दिया। वैसे 4 × x 4x होगा, 4 भी होगा x भी होगा, बस इंटू छुप जाएगा। अब और आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतना ही, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर 1 होगी तो 4 आंसर होगा, 2 होगी तो 4 × 2 = 8, 3 होगी तो 4 × 3 = 12, ठीक है। ऐसे 10 × 8 10 है, x × 5 x5 नहीं 5x, ओके 5x, x5 नहीं लिखते हैं। उसी तरह q × -5, तो -5 पहले आ जाएगा, -5q, 6 × m तो -6m, 7 × 5x तो 17 × 5x, 17 5 = 85 और x 85x। तो कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 × 3x, तो मेथड 1 हमने देखा था। अब ये इक्वल टू लगाते हैं, सब लिखने का तरीका है। आगे एक साइन इम्प्लाइज आएगा, जो आपने देखा होगा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो लास्ट की एक्सरसाइजेस थी उसमें बहुत किया था, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। फिर ये हमारे पास मेथड 1 है, कम्यूटेटिविटी है, ठीक है। तो पहले इसको इधर ले आया, फिर इन दोनों को इंटू कर दिया, कैसे भी इंटू कर सकते हैं। मेथड 1 देखा, मेथड 2, मेथड 1 मेथड 2, इसमें मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। लॉ 1 एक्सपोनेंट्स अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बेस सेम नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे, बस इंटू छुपा सकते हैं। तो मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये ग्रुप में हम लोग रीअरेंज कर देंगे सेम वेरिएबल से, तो एक ग्रुप ये बना लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रिवीजन और प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट मेथड 2 से देखेंगे, कुछ में मेथड 1, मतलब अभी मैंने मेथड 1 से ही देखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये थोड़े क्वेश्चंस स्टार्टिंग के हैं, तो मेथड 1 से भी कर लेते हैं। तो मेथड 1 हमने ग्रुप बना लिया, मेथड 2, तो देखिए यहाँ पर हमने ये मेथड 1 है, तो ग्रुप्स में रीअरेंज किया। चाहे तो ब्रैकेट्स भी हम लगा सकते हैं, कांस्टेंट एक साथ और सेम वेरिएबल एक साथ, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो एक्सपोनेंट का लॉ 1 है, ठीक है। तो जनरली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, x पहले और y बाद में, ठीक है। पर आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, पर ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पर कम्यूटेटिविटी के कारण कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। मेथड 2 यहाँ मैंने पूरा शो नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड 2 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर पहले 2 × 4 × -3 जैसा हमने देखा, फिर x × x², फिर y × y², ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा। कई बार कंपैरिजन से स्टडी करने में ज़्यादा आसान आता है। जनरली टेंसेज में स्टडी करते हैं हम लोग, वर्ब जैसे कंटिन्यूस है तो इज़, पास्ट में वॉज आएगा, फिर देयर विल बी आ जाएगा, फ्यूचर में ये सब V4 लगता है। तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है जिसमें नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो ये हमने देखा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हमने बेसिक अर्थमेटिक में भी किया था, 4 × 3 12, तो 4 और 3 फैक्टर्स होते हैं, ओके। 4 12 को पूरा डिवाइड करेगा, 3 12 को पूरा डिवाइड करेगा, या 4 और 3 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा। अब ये क्वेश्चन बैंक है, तो हम लोग मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन बैंक को आप देखिएगा, इसको यहाँ पर जैसे मैंने फ्रैक्शंस भी दिया है, कुछ पावर्स के भी क्वेश्चन दिए, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले भी किया था। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इसमें कैंसिलेशंस का भी आता है। मान लीजिए अगर ये नीचे होता है बी, तो बी और बी कैंसिल होता, ये सब देखेंगे। हमने कुछ में देखा भी था, पर अभी मैंने बेसिक एक्सरसाइज दी है, थोड़ी सी हार्ड है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास करेंगे, क्लास 42। इसमें हम लोग एडिशन, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स के बारे में देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा में मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।